वेक्टर्स जो क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, उनको कुछ केसेस में मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, यानी उनको मल्टीप्लाई करने से भी कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेक्टर का प्रोडक्ट करने से जैसे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनका प्रोडक्ट करने से वर्क मिलता है। और ऐसे ही और भी एग्जांपल है, जैसे एक और वेक्टर कहलाता है जिसे बोलते हैं मोमेंट आर्म, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों वेक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से एक फिज़िकल क्वांटिटी टॉर्क मिलती है। मतलब वेक्टर्स के प्रोडक्ट करके, डिफरेंट वेक्टर्स के प्रोडक्ट करके भी कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑब्टेन की जा सकती हैं। तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट दो तरह से किया जाता है, दो तरह से प्रोडक्ट कर सकते हैं वेक्टर्स का। एक कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट तब कहा जाता है जब वेक्टर्स को प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने से यानी मल्टीप्लाई करने से हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो उस प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर हमें एक और वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए तो वो कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। और वेक्टर में अगर स्केलर मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर विद वेक्टर। एक वेक्टर में अगर स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। तो सपोज़ एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, ठीक है, और एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है मान लो के, कोई स्केलर क्वांटिटी, इस पे एरो नहीं लगा मतलब स्केलर है। तो अगर इनको प्रोडक्ट करेंगे यानी कि के इंटू ए अगर हम करते हैं तो एक नया वेक्टर हमें मिल जाता है, बी वेक्टर। ठीक है, के स्केलर था, ए वेक्टर था, स्केलर को वेक्टर में मल्टीप्लाई किया तो हमें एक नया वेक्टर मिल जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो नया वेक्टर होगा बी हैज़ द डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की जो डायरेक्शन थी वही सेम डायरेक्शन वेक्टर बी की होगी। ठीक है, दैट ऑफ वेक्टर ए। फॉर एग्जाम्पल, मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें, मास स्केलर है, एम सिंबल यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर है, ए उसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये ऑलरेडी हमें पता है कि फोर्स होता है। तो अगर ये वाली बात जो यहाँ लिखी है उसको यहाँ पर अप्लाई करें तो इसका मतलब होगा कि जो फोर्स वेक्टर आएगा वो मास स्केलर और एक्सेलरेशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो वही डायरेक्शन होगा जो यहाँ वेक्टर का था, यानी फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो एक्सेलरेशन का होगा, यानी एफ वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए यानी एक्सेलरेशन। ठीक है, बल्कि इसका उल्टा कहना ज़्यादा सही होगा। फ़िलहाल के लिए एक ही बात है, लेकिन इसका मीनिंग अगर हम सोचेंगे तो इसका उल्टा कहना ज़्यादा अच्छा होगा। उल्टा कहने का मेरा मतलब है कि एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होता है जो फोर्स का होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है। ये तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, 9 क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा था। खैर, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल तुम्हें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि बी हैज़ द डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो किसी वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लाई कर देने से एक नया वेक्टर मिलेगा और उस नए वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा जो पहले वाले वेक्टर का यानी ए वेक्टर का था। तो ये तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने की बात हुई। अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, इजी है। आई जे के फॉर्म में मान लो कोई वेक्टर हमें दिया हुआ है,
लेट वेक्टर ए इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ऐसे कोई वेक्टर दिया है, ठीक है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, चलो वैसे ही मान लेते हैं, मान लो कि ये एक्सेलरेशन था, लेट एक्सेलरेशन इतना था, ठीक है, और मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी का ये एक्सेलरेशन आया है उसका मास था सपोज 2 किलोग्राम, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट भी लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 किलोग्राम इस बॉडी का मास था। तो अगर किसी बॉडी का मास है 2 किलोग्राम और हम उसे इतना एक्सेलरेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें मान लो पता करना है, ठीक है। कितना फोर्स चाहिए, बॉडी का मास है 2 किलोग्राम, इतना एक्सेलरेशन हम बॉडी को देना चाहते हैं, तो कितना फोर्स हमें चाहिए। तो फोर्स क्या है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। तो मास था 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ये रहा, वेक्टर क्वांटिटी है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा, ये 2 जो है यानी कि जो मैग्नीट्यूड है मास का, मैग्नीट्यूड क्या है, मास का तो मैग्नीट्यूड ही होगा, डायरेक्शन तो होने से रहा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सब जगह, जैसे था ना ये बी वेक्टर इक्वल टू के इंटू ए वेक्टर, वही चीज़ यहाँ पर कर देना है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही एसआई में न्यूटन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना न्यूटन। 4i प्लस 6j माइनस 2k न्यूटन का जब हम फोर्स 2 किलोग्राम के बॉडी पर लगाएंगे तो इतना एक्सेलरेशन हमें मिलेगा। अगर डायरेक्शन वाली बात तुम्हें चेक करनी है तो वो भी कर सकते हो। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, चेक कर सकते हैं कि फोर्स और एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर्स को जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो वहाँ बताया गया था कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो ये वेक्टर हमारे पास है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का डायरेक्शन। जो ए कैप लिखा है यही क्या है, ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो अगर यूनिट वेक्टर निकाल लें तो उसका मतलब है कि वही उस गिवन वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यानी ए कैप की जो वैल्यू होगी वही ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो ए कैप यानी यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये जो ए है ये क्या चीज़ था, ये था मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड था। तो ए कैप यानी ए वेक्टर का डायरेक्शन कैसे आएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हम हमारे एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन निकाल कर देख सकते हैं कितना आता है। तो ए वेक्टर क्या था, ये था 2i प्लस 3j माइनस k, और इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये पिछले क्लास में भी डिस्कस हुआ था, ऐसे मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, रूट के अंदर 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना हुआ, √14, 1/√14 2i प्लस 3j माइनस k, ये आ गया एक्सेलरेशन जो हमें दिया गया था उसका डायरेक्शन, ठीक है। अब जो हमारा फोर्स वेक्टर है इसका भी डायरेक्शन अगर निकाल लें और वो सेम आ जाए तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि फोर्स इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा, वही तरीका है, एफ कैप तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो एफ कैप क्या होगा, वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है। तो उसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एफ कैप हमें निकालना है, एफ कैप क्या होगा, वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। वेक्टर एफ कितना आया था, 4i प्लस 6j माइनस k, ये वेक्टर एफ आया, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ पर 2 था, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। 2 कॉमन लिया, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और इधर क्या मिल जाएगा,
16 + 36 + 4। ठीक, तो यहाँ से भी अगर देखें, यहाँ से भी 4 कॉमन आ रहा है, 4 यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे अगर, तो हमें सेम चीज़ मिलेगा, यानी जो ए कैप आया था एफ कैप भी उतना ही आएगा, √14। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना, सेम चीज़ आ जाएगा। यानी कि जो ए वेक्टर का डायरेक्शन था, सेम एफ वेक्टर का डायरेक्शन, यानी एफ कैप की वैल्यू भी यही आएगी जो ये आई थी वैल्यू, ये ए कैप की वैल्यू। सिमिलर रिजल्ट तुम्हें एफ कैप के लिए भी मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से बिल्कुल सेम डायरेक्शन आ जाएगा। उससे प्रूव हो जाएगा कि ए कैप का डायरेक्शन जो था वही एफ कैप यानी कि एफ वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो ये तो वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लाई किया। अब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसा अभी बोला था 2 तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक है वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करो और वेक्टर क्वांटिटी ही मिल जाए तो उसको कहते हैं वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करें और वेक्टर मिल जाए तो वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई करें और स्केलर मिल जाए तो स्केलर प्रोडक्ट। तो पहले हम करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों करते हैं, क्या उसका मतलब होता है, इन बातों का मीनिंग जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे आगे समझ में आते जाएगा। तो वेक्टर्स को हम प्रोडक्ट कर सकते हैं कैसे, 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और अगर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाए तो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। सिंबल के लिए हम यहाँ पर एक डॉट यूज़ करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सिंबल में हमने डॉट यूज़ किया है। डॉट यूज़ करने का मतलब है इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो क्या मिलता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। तो मान लो 2 वेक्टर्स हमारे ऐसे थे, ये एक वेक्टर ए था और इधर मान लो हमारा वेक्टर बी था। ठीक है, और इनके बीच में थीटा एंगल था। तो इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिलता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट करने से ये मिलता है। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, वेक्टर लिखो दोनों तरफ मॉड का साइन लगाओ, उसकी बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली जो ए वेक्टर था ऊपर से एरो हटा दो तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब अगर यहाँ तुम डॉट लगा भी दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग 2 × 3 को 2 × 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर कन्फ्यूज़न करता है कि ये डेसिमल है कि प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नंबर्स नहीं हैं और हम सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, अलजेब्राइकली अगर लिख रहे हैं तो x × y को xy भी लिखा जाता है या x.y ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इनको देखें, यहाँ पर क्रॉस सिंबल यूज़ किया, यहाँ पर डॉट सिंबल यूज़ किया, ये हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब ये स्केलर क्वांटिटीज़ हों। अगर x और y कोई वेक्टर क्वांटिटी होते तब इसका मतलब कुछ और होता और इसका मतलब कुछ और होता। ठीक है, अगर ये वेक्टर होते तो, और इसका कोई मतलब नहीं होता। ध्यान से सुनना क्या बताया कि अगर 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं x और y और तुमने मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिखा, ठीक है, तो कुछ और मीनिंग होगा, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट का सिंबल होगा। समझ में आई बात? अगर बीच में क्रॉस साइन यूज़ किया तो ये वेक्टर प्रोडक्ट का सिंबल होगा, अगर डॉट यूज़ किया तो वो स्केलर प्रोडक्ट का सिंबल होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखा है, एक्स वाई ऐसे ही लिख दिया, बीच में कोई सिंबल नहीं है, ना डॉट है ना क्रॉस है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। हाँ, अगर एक्स और वाई स्केलर क्वांटिटीज़ हैं तो ये और ये तीनों का एक ही मतलब है। क्लियर है बात? तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे 11 क्लास है फिर 12 में भी पहुंच जाएंगे और फिर भी वो ऐसी गलतियां करते हैं, उनको फिर भी कोई फ़र्क समझ में नहीं आता है, वो वेक्टर्स को ऐसे लिख देते हैं
एक्स वेक्टर वाई वेक्टर, बीच में कोई सिंबल नहीं, ना डॉट है ना क्रॉस है, कुछ भी नहीं है, तो भाई इसका कोई मतलब नहीं होता है। जब तक तुम वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हो और बीच में अगर डॉट या क्रॉस कुछ भी नहीं लगाया है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर उसके बाद भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है तभी यहाँ पर डॉट लगाएंगे, यानी स्केलर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और अगर दो वेक्टर्स एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने से कोई नया वेक्टर मिल रहा है तो यहाँ पे क्रॉस यूज़ किया जाएगा और तब वो वेक्टर प्रोडक्ट का सिंबल होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये गलती स्टूडेंट्स करते रहते हैं, काफ़ी आगे तक पढ़ लेते हैं उसके बाद भी ऐसी गलती होती रहती है। तो हम वापस अपने स्केलर प्रोडक्ट वाली बात पर आते हैं। और ए डॉट बी, जब हम डॉट बोलेंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि ए और बी वेक्टर हैं, ठीक है। सिंपली ए डॉट बी का कोई मतलब नहीं होता है, अगर वो वेक्टर हैं तभी ए डॉट बी का कोई मतलब होगा। अगर हमने ऐसे ही बोला कि ए और बी में डॉट लगा, ए और बी के बीच डॉट है, तो तुम समझ जाओगे कि वो वेक्टर प्रोडक्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है बुक्स में, कुछ बुक्स में ऐसा सिंबल वेक्टर के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्या करते हैं इसको बोल्ड में प्रिंट कर देते हैं और वो वेक्टर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बीच में डॉट लगा है तो ये अंडरस्टूड होगा कि ए और बी दोनों ही वेक्टर्स हैं। खैर वो जब बुक पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है। तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, वो है ए बी कॉस थीटा। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू बी, या फिर ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है कि हमने ऐसे क्यों लिखा, कुछ तो पर्पज़ होगा कि हमने ए बी कॉस थीटा को ए कॉस थीटा इंटू बी लिखा, या ए में बी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इस बात का कुछ मीनिंग है, ये ऐसे ही नहीं लिखा, इसका कुछ मतलब होता है। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसका क्या मतलब है। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया, उसका क्या मतलब है, ठीक है। रिजल्ट सेम आएगा बट मीनिंग डिफरेंट है। मीनिंग क्या है ये पिछले क्लास में जो पढ़ा था उससे अगर एसोसिएट करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी डायग्राम को हम यहाँ पर बनाएंगे थोड़ा बड़ा करके। तो ये हमारा ए वेक्टर था, ऐसे कुछ ए वेक्टर था और ऐसे था हमारा बी वेक्टर, ठीक है। ये इनके बीच में थीटा एंगल था। तो अब ज़रा ध्यान से समझेंगे कि, और इससे तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि स्केलर प्रोडक्ट का फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये तो बस मैथमेटिक्स है बट उसका मीनिंग क्या होता है। तो तुम ऐसा इमेजिन करो कि ये जो बी है, बी जो है ये फ्लोर में है, ठीक है। ये फ्लोर है हमारा, जिस सरफेस पे हम खड़े हैं मान लो कि ये फ्लोर है, ठीक है। ये है फ्लोर, लेट दिस इज़ फ्लोर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये फ्लोर पे पड़ी हुई है और ये ऐसे किसी एंगल पे फ्लोर से उठा हुआ है। देखो तुम्हें एक किताब कॉपी से कुछ समझाते हैं। सपोज़ ये हमारा फ्लोर है, ठीक है, और इस फ्लोर पर ऐसे इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई रॉड है या ठीक है रॉड ही समझ लो, मान लो ऐसे एक रॉड रखी हुई है हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर। अब अगर इस रॉड पर ऊपर से बिल्कुल वर्टिकली ऊपर से अगर लाइट गिराई जाए, ठीक है, या धूप में जैसे होता है कभी कभी एकदम सर पे सूरज होता है, या हम ऊपर एक बल्ब लगा दें, ठीक, और फिर ऐसे रॉड को फ्लोर पर रॉड का शैडो अगर देखें, ठीक है, तो क्या कैसा शैडो दिखाई देगा। बिल्कुल वर्टिकली ऊपर से धूप आ रही है ऐसे और रॉड को हमने फ्लोर पे ऐसे रखा हुआ है, तो हमें शैडो कैसा दिखाई देगा, जस्ट इमेजिन दिस। और इतनी कोई कठिन बात नहीं है, घर में इसको करके भी देख सकते हैं। तो शैडो कैसा दिखाई देगा, तो लाइट कैसे आ रही, लाइट ऐसे आ रही ऊपर से, ठीक है, ऐसे आ रही वर्टिकली, ऐसे लाइट आ रही है। तो शैडो कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, तो देखो ज़रा, अगर ये लाइट आ रही है, वर्टिकली लाइट आ रही है, तो शैडो कहाँ बनेगा, ये शैडो बनेगा, ठीक है। इसके जो हमारा रॉड था उसके ऊपर उठे हुए एंड से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये वाली जो जगह है, ठीक है, इतनी लेंथ में शैडो बनेगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। शैडो को प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। ये जो हमने मोटा सा वेक्टर बनाया मान लो ओ पॉइंट से और इसको मान लो पी कह दें, तो ओ पी जो है
ओपी क्या चीज़ है? ओपी है ए वेक्टर का बी पर शैडो। ओपी इज शैडो ऑफ वेक्टर ए। ओपी क्या है? ओपी है शैडो ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, समझ में आई बात? तो ओपी जो है वो क्या है? वो वेक्टर ए का शैडो है, ऐसा हमने अभी समझा। पिछले क्लास में हमने एक डायग्राम ऐसे भी बनाया था कि ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वेक्टर है, सपोज़ ये वेक्टर ए है, ठीक। ये पिछले क्लास की बात हो रही, हम दोनों को एसोसिएट करना चाह रहे हैं, इसीलिए पिछले क्लास वाला ये टॉपिक हमने उठाया। तो ए वेक्टर के हेड से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर देखो एक वेक्टर मिलता है, ये मान लो ओपी वेक्टर मिला, और इस तरफ अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इधर हमें एक वेक्टर मिलता है, मान लो ये ओ क्यू मिला। और एक्स एक्सिस से ए थीटा एंगल अगर बनाता था तो जो ओ पी वेक्टर है उसकी लेंथ यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना आता था? ए कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होती थी? ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर लें तो उस हिसाब से जो ओ पी आ रहा है यानी कि शैडो ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये कितना आ जाएगा? इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? इसकी लेंथ आ जाएगी ए कॉस थीटा। आई बात समझ में? ठीक है, तो कुछ केसेस में, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के केसेस में ऐसा होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हमें गिवन है, ठीक है, और उनमें से एक वेक्टर क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट का मीनिंग अगर हम सरल भाषा में कहें तो कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट, ठीक है, जिनसे कोई ऑब्जेक्ट मिलकर बना हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि टीवी का एक कंपोनेंट ख़राब हो गया, कंप्यूटर का एक कंपोनेंट ख़राब हो गया, साइकिल का एक कंपोनेंट ख़राब हो गया, मतलब जिनसे मिलकर वो बना है, दैट दोज आर नोन एज कंपोनेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में हमारे पास मान लो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि सपोज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ही ले लिया, इनको तुम जानते हो इसीलिए हम इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की जो डेफिनेशन तुमने पढ़ी थी क्लास 9 में, उसमें क्या करते थे, क्या बोलते थे कि वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन है। 9 क्लास में क्या पढ़ा था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज़ वर्क। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मिसिंग थी, वो गलत नहीं था, कोई भी हम लोग जो लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं वो गलत नहीं होता है। वो क्या होता है कि एक लिमिटेड डेफिनीशन होती है, ठीक है। ऐसे तुम 11th-12th में भी पढ़ोगे, बहुत सी बातें तुम हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पर और कुछ पढ़ने को मिलेगा सेम चीज़ के बारे में, तो उसका ये मतलब नहीं कि तुमने जो 11th-12th में पढ़ा वो गलत है, वो गलत नहीं था, वो एक लिमिटेड डेफिनीशन होती है, ठीक है, कंप्लीट डेफिनीशन नहीं होती है। तो ऐसे ही वर्क डन हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में वर्क को डिटेल में। फ़िलहाल के लिए वर्क डन का मतलब क्या होता है कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट लो, तो वो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट में काम आ रहा है, इसका ये मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ही डिस्प्लेसमेंट में काम आ रहा है। तो वर्क निकालने के लिए हम उसी कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि कंप्लीट फोर्स को। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझ सकते हैं, यही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाली जो बात है। सपोज़ ये हमारा फ्लोर है और इसके ऊपर टेबल रखा हुआ है, ये सपोज़ एक टेबल बना लेते हैं, टेबल जैसा समझ लेना इसको, नहीं लग रहा है तो भी मान लो कि एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, ऐसे फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक, ये फ्लोर है पूरा। तो इस टेबल को अगर हमें इस तरफ खिसकाना है, रूम के इस कोने से ए कोने से बी कोने तक ले जाना है, ठीक है, तो फोर्स को हमने मान लो ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा टेबल को और ऐसे खींचना शुरू किया किसी एंगल पर। जनरली ऐसा ही करते हैं, कोई टेबल है उसको हम इस तरह से अपने हाथ से पकड़ा और ऐसे खींचना चालू किया, तो फोर्स कैसे होगा? ये हाथ के अलॉन्ग होगा। लेकिन जो टेबल को आगे ले जाने वाला फोर्स है वो ये पूरा फोर्स नहीं है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट फोर्स का इधर आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से अगर मान लो फोर्स ने अल्फ़ा एंगल बनाया है, ये जो हमारा हाथ है ये हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा एंगल पर है, ये अल्फ़ा एंगल, ठीक है। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा? एफ कॉस थीटा। इधर जो कंपोनेंट का आएगा वो क्या होगा? एफ साइन थीटा।
तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ए से बी की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जब हम वर्क निकालेंगे तो पूरे फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टेबल को ए से बी ले जाने के लिए पूरे फोर्स ने वर्क किया ही नहीं है, फोर्स के सिर्फ एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ने वर्क किया है। एफ साइन थीटा ने टेबल को ए से बी ले जाने में कोई वर्क नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए वर्क डन जो होगा वो एफ इंटू डी नहीं होगा, वो क्या होगा, एफ का ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इंटू डी होगा। आई बात समझ में। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पर हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके वर्क आ रहा है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर मिलता है वर्क, ठीक है। और वर्क की वैल्यू क्या होगी, एफ कॉस थीटा इंटू डी। इसी बात को मैथमेटिकली एफ डॉट डी लिखा जाता है, यानी एफ वेक्टर और डी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। आई बात समझ में। तो ये एक एग्जांपल है कि स्केलर प्रोडक्ट हम क्यों करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे यहाँ पर कंप्लीट वेक्टर तो ए था, लेकिन बी के डायरेक्शन में ए का इफ़ेक्ट कितना है। ए एक कंप्लीट वेक्टर है, बट हमें सिर्फ उसका उतना इफ़ेक्ट चाहिए जो वो बी के डायरेक्शन में हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक इलस्ट्रेशन है, एक एक्टिविटी समझ लो इसको, कि ए वेक्टर का बी के डायरेक्शन में कितना इफ़ेक्ट है, दैट इज़ कॉल्ड शैडो ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ये हमने शैडो वर्ड यूज़ किया है क्योंकि यहाँ हमने लाइट कहा, समझने में आसानी हो इसलिए शैडो हमने कहा। इनफैक्ट शैडो की जगह साइंटिफिकली जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब भी शैडो ही होता है, जैसे बोलते हैं ना प्रोजेक्टर, जैसे फिल्म का प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर क्या करता है, शैडो बनाता है एक छोटा। आजकल तो डिजिटल प्रोजेक्टर आते हैं, उनमें भी तुमने देखा होगा लेंस लगाया जाता है, लेंस के पीछे इमेज होता है, तो इमेज का एक बड़ा शैडो प्रोजेक्ट करता है वो लेंस, इसीलिए उस अरेंजमेंट को प्रोजेक्टर कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रोजेक्शन का मतलब भी शैडो ही होता है। तो यहाँ पर शैडो वर्ड यूज़ नहीं करते हैं साइंस में, प्रोजेक्शन वर्ड यूज़ किया जाता है वो बेसिकली शैडो ही। तो क्यों हमने शैडो कहा, ये समझ में आ गया होगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए का बी के डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, उसका कंपोनेंट कितना आ रहा है, ये जानने के लिए हमने ऐसे वर्टिकली लाइट गिराया, तो हमें मिला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। तो वो कितना होगा, ए कॉस थीटा। तो यहाँ जो हमने लिखा था अभी, यहाँ लिखा था ए कॉस थीटा इंटू बी, यानी कि बी के डायरेक्शन में ए का कितना इफेक्ट है, और यू कैन से प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यही ये हमें जब चाहिए तो भी हम क्या करेंगे, ए डॉट बी करेंगे, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। बी का ए पर प्रोजेक्शन ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा। जैसे ए कॉस थीटा क्या है, बी पर ए का प्रोजेक्शन, वैसे बी कॉस थीटा क्या है, ए वेक्टर पर बी का प्रोजेक्शन। तो आई होप इससे तुम्हें समझ में आया होगा कि स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, वो हम क्यों करते हैं। मैथमेटिकली तो आसान है, पता ही है क्यों करते हैं, मतलब कैसे करते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, बट वो क्यों किया जाता है, उसका मीनिंग क्या है। तो आई होप अभी इस डिस्कशन से तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये जो ए कॉस थीटा है, ये क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और ये जो बी कॉस थीटा ये क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग हुआ। और फिर इससे रिलेटेड और भी बातें हैं कि ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि इधर राइट साइड में जो है यानी कि ए डॉट बी या बी डॉट ए करने से एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए डॉट बी लिखा तो क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए लिखा तो क्या लिखोगे, बी ए कॉस थीटा। तो ए और बी क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, उनको किसी भी ऑर्डर में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए,
यानी कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब कि किसी को भी पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अगर ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर किया, यानी कि बी और सी के रिजल्टेंट पर, वेक्टर में सम का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट, यानी कि नेट इफेक्ट, बी और सी के रिजल्टेंट पर ए का डॉट अगर किया तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर ए और बी वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि उनके बीच में जो एंगल था वो अगर π/2 है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो cos π/2 इज 0, तो ए डॉट बी हो जाएगा 0। यानी कभी किसी क्वेश्चन में अगर प्रूव करना हो कि प्रूव करो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या करोगे, ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे और वो 0 अगर आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कैसे किया जाएगा ये हम अभी आगे बताएंगे। तो सिर्फ π/2 के लिए ही नहीं, बाकी एंगल्स जो होंगे उनके लिए भी कब 0 होगा, कब मैक्सिमम होगा, ये भी पता कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल है कि तुम कॉस का फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ याद कर लो, ठीक है। ये कॉस का ग्राफ ऐसे रहता है, 0 पर 1, π/2 पे 0, π/2 मतलब 90 डिग्री, याद है ना, पाई मतलब 180 डिग्री, अगर डिग्री में बोलेंगे तो 180, π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो 0 पर 1, π/2 पे 0, फिर पाई पे -1, ये -1 यहाँ पे है, फिर 3π/2, 3π/2 पे 0 और 2π पे फिर से 1। तो कॉस फंक्शन की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, वो 1 से यानी मैक्सिमम से शुरू हुई, ठीक है, मैक्सिमम से शुरू हुई, फिर 0 हुई, फिर नेगेटिव मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम हुआ, तो एक कंप्लीट साइकिल हुआ 0 से 2π, मतलब एक पूरा चक्कर। 2π का मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री, 360 मीन्स एक पूरा चक्कर। तो क्योंकि जो स्केलर प्रोडक्ट है ए और बी का वो कितना है, वो है a इंटू बी कॉस थीटा। तो कॉस फंक्शन की वैल्यू इस तरह से चेंज हो रही है, इसका मतलब a डॉट बी की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम a डॉट बी की वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। जब थीटा होगा 0 यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी वेक्टर है ऐसे हों, ये वेक्टर a है और ये मान लो वेक्टर b है, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो थीटा कितना हो गया 0, यानी कि तब cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो a डॉट बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हो जाएगा मतलब कितना, a इंटू बी, बिकॉज cos 0 तो हो गया 1, तो हो जाएगा ए बी, a डॉट बी हो जाएगा मैक्सिमम। मिनिमम कब होगा, 0 कब होगा, जब थीटा हो जाएगा π/2, तो a डॉट बी 0 हो जाएगा। फिर अगर पाई होगा यानी 180 डिग्री, a वेक्टर इधर है और v वेक्टर इधर है, यानी कि 180 डिग्री पर हो गए, तब a डॉट बी कितना हो जाएगा, ए बी कॉस पाई की वैल्यू क्या है -1, तो आ जाएगा -ab। तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम तो आएगा बट नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट थीटा पर a डॉट बी की वैल्यू पता लगाई जा सकती है। अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किया जाए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये होते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो आई कैप मतलब एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो होता है उसको जे कैप बोलते हैं, और अगर इधर ले लिया हमने जी तो इधर हो गया के कैप। तो ऑर्थोगोनल मतलब क्या कि सभी ये जो आई जे के हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अगर कभी भी तुमको यूनिट वेक्टर समझने में प्रॉब्लम हो, कभी भी कन्फ्यूज़न हो,
तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रूम का कॉर्नर। देख लो, ये जो रूम का कॉर्नर है ये भी ऐसे ही है, एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऊपर गया, एक लाइन ऐसे गया, ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस मान लेंगे, लेकिन हमें इसमें बस ये हमने पहले भी डिस्कस किया था बिगिनिंग वाले लेक्चर्स में कि एक्स वाई ये जो 3 परपेंडिकुलर लाइंस रूम में दिखाई देती हैं, इनमें किसी को भी एक्स किसी को भी वाई मान लो, वो चलेगा, लेकिन उसमें हमें ध्यान क्या रखना है, उसमें हमें ध्यान रखना होता है राइट हैंडेड सिस्टम का, ठीक है। राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो होना चाहिए। राइट हैंडेड सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, फिर से बता देते हैं कि अगर तुमने हॉरिजॉन्टल में इस वाली डायरेक्शन को एक्स माना है, एक्स या आई कुछ भी कह लो, अगर इसको तुमने एक्स माना है और इसको वाई माना है, तो इधर की तरफ जेड आएगा। कैसे आएगा, राइट हैंडेड सिस्टम से चेक करेंगे। अपने राइट हैंड के फिंगर्स को किधर रखोगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रखोगे। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हमने माना यानी कि आई, तो राइट हैंड के फिंगर्स को इधर रखोगे और पॉजिटिव वाई जिधर तुमने माना है ऐसे ऊपर की तरफ, ये पेन जैसे है, तो अपनी फिंगर्स को ऐसे मोड़ेंगे, जिसको बोलते हैं कर्ल, ठीक है। फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब जिधर आ रहा है, ये थंब ऐसे आ रहा है ना बाहर की तरफ, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ, तो यही तुम्हारा जेड डायरेक्शन होगा, ठीक है। क्लियर है। राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने इधर ले लिया, इधर मान लो ले लिया के, सपोज इधर के ले लिया, ठीक है, तब गड़बड़ हो जाएगा। तब आई से के की तरफ जाओगे तो जे ऐसे नहीं आएगा, तब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा माइनस जे। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बता देते हैं कि अगर तुम आई से जे की तरफ जाओगे, आई से जे की तरफ राइट हैंड को मोड़ना है ऐसे, ठीक है, जिससे कि थंब बाहर की तरफ आए। ऐसे राइट हैंड को रखो, ऐसे फिंगर्स को मोड़ो, थंब बाहर की तरफ हो, तब वो राइट हैंडेड सिस्टम का डायरेक्शन हमें बताएगा। तो आई से जे अगर जाओगे तो के मिलेगा, ठीक है, ये के हो जाएगा। और अगर जे से के जाओगे तो ये आई हो जाएगा, और के से आई अगर जाओगे तो बाहर की तरफ जे आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर क्या हुआ, इधर हमने आई से के किया, उल्टा किया है, तो इधर जे नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा माइनस जे। जब के से आई जाएंगे तब जो फिंगर का जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो, देखो के से आई जाने पर जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो जे होगा। तो अगर तुमने इधर आई लिखा है, इधर के लिखा है, तो के से आई की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ेंगे। देखो के हमने ऊपर की तरफ लिया है ना, ऐसे बता देते हैं, इधर से बता देते हैं। देखो के तुमने ऊपर की तरफ लिया है और आई इधर लिया है, तो के से आई फिंगर्स को मोड़ा राइट हैंड के फिंगर्स को, तो थंब अंदर की तरफ गया, यानी कि अंदर की तरफ प्लस जे होगा, बाहर की तरफ माइनस जे होगा। तो जो अंदर की तरफ आएगा वो प्लस जे कैप होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे हम एक्स वाई जेड किसी भी तरफ ले सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि वो राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खैर, तो हम वापस आते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई जे के, यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं फिर से। ये आई, इधर जे और इधर के हमने ऐसे मान लिया, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम आई डॉट जे करें, आई डॉट जे यानी कि इनका स्केलर प्रोडक्ट, तो हमारा जो जनरल फार्मूला था स्केलर प्रोडक्ट के लिए वो क्या था, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये था। तो अगर हम आई डॉट जे अगर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखना होगा। आई जे के ये सभी क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो ए बी यानी ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आई और जे दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई और जे के बीच कितना एंगल है, π/2, तो cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो आई डॉट जे हो जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह अगर हम जे डॉट के करेंगे, तो जे और के भी एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं और इनके मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो cos π/2 ये भी 0। और अगर के डॉट आई करोगे, और ऑर्डर चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी अभी डिस्कस हुआ था, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जे डॉट आई, के डॉट जे, आई डॉट के, कुछ भी करो, बट अगर दो यूनिट वेक्टर्स जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं उनको स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा, यानी आई डॉट जे
जे डॉट के डॉट आई हमेशा 0 आएगा। लेकिन अगर हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करें, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी वेक्टर को अगर उसके खुद के साथ स्केलर प्रोडक्ट कर दें तो क्या आएगा, ये हमारा मेन फार्मूला तो यही रहेगा, ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0। कोई वेक्टर अपने ही आप से कितना एंगल बनाएगा, अपने खुद के डायरेक्शन से कितने एंगल पर होगा, 0 एंगल पर होगा, तो कॉस 0 की वैल्यू होती 1, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। तो किसी वेक्टर का अगर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी कि अगर हम आई कैप डॉट आई कैप करें तो ए स्क्वायर मतलब क्या है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आई डॉट आई करोगे तो क्या होगा, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आई का मैग्नीट्यूड तो है 1 क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, तो इसका स्क्वायर करने से क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1। जे डॉट जे किया तो फिर 1 आ जाएगा, के डॉट के किया तो फिर से 1 ही आएगा। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, ये इजी है लेकिन याद रखना ज़रूरी है, इससे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे कि आई डॉट जे आई डॉट के क्या होता है, उनको याद रखेंगे। तो सिंपल है कि अगर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट किया तो 1 और दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ किया तो 0, ऐसे याद रख लेंगे। अब ये वाली बात जानने का फ़ायदा क्या है, ये वाली बात जानने का फ़ायदा ये है कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है मान लो, ठीक है, इसके कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई और ए जेड। इनका मीनिंग क्या है ये ऑलरेडी कल डिस्कस हुआ था पिछले क्लास में। तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड है मान लो ए एक्स, डायरेक्शन है आई कैप, और इसका मैग्नीट्यूड है ए वाई, डायरेक्शन जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड ए जेड और डायरेक्शन के कैप। सिमिलरली एक दूसरा वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, उसका एक्स कंपोनेंट है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और जेड कंपोनेंट है बी जेड के कैप। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट बी अगर करेंगे तो पूरा पूरा यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। ऐसा हमेशा करना नहीं पड़ेगा बट अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और डॉट, यहाँ पे डॉट सिंबल लगाना है, क्रॉस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। अभी डिस्कस हुआ था वेक्टर्स में डॉट और क्रॉस का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो, ठीक। तो यहाँ हमने डॉट लगाया बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कैसे, ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, ठीक है। फिर ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप, फिर ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप। तो यानी ए एक्स आई कैप को यहाँ 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 तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लस ए वाई जे कैप को यहाँ 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 तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर ए जेड के कैप को यहाँ 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 तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ करना है। तो ऐसे तो तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये 3 है फिर ये 3 है, एक को मल्टीप्लाई किया 3 टर्म आए, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 3 आए, इसको मल्टीप्लाई किया 3 आए, 9 टर्म्स आएंगे, ठीक है। फिर उनको सॉल्व करोगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें कि जब हम खाली ए एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देते हैं, आगे का सिमिलर होगा, समझ में आ जाएगा। ए एक्स आई कैप को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया तो आएगा ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, फिर ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप, फिर ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप, ठीक है। ये हमने खाली ए एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया है, बाकी आगे और भी आएंगे। जब ए वाई को करोगे और ए जेड को करोगे तो और 6 टर्म और आएंगे। खैर, तो अब इधर देखो क्या होता है। ए एक्स आई कैप में ए एक्स क्या है, ए एक्स क्या है, ए एक्स है ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी ए एक्स मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली बी एक्स भी मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड्स को तो यहाँ एक साथ लिख लो, फिर क्या बचेगा आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। इनके बीच में डॉट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसका मतलब हुआ कोई भी ऑर्डिनरी वेक्टर, अगर ऐसे लिखा तो वो हो जाता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे लिखा आई कैप, तो ये भी वेक्टर ही है।
तो वेक्टर हैं तो इनके बीच में डॉट या क्रॉस कुछ लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही कर रहे हैं, इसलिए आई डॉट आई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या मिलेगा, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप। फिर यहाँ क्या मिलेगा, ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप एंड सो ऑन। आगे क्या होगा पता ही है। फिर देखो आई डॉट आई, अभी डिस्कशन हुआ था, आई डॉट आई सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, बट ये आई तो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड है 1, उसका स्क्वायर भी हो जाएगा 1। तो आई डॉट आई हो गया 1। यहाँ क्या बचा, ए एक्स बी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डॉट जे, आई और जे तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर होने से स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0। देखो 0 आने से कितना अच्छा लगता है, ये कॉपी में एग्ज़ाम में 0 आने से अच्छा नहीं लगता है, तो मूड ख़राब हो जाता है। या ऐसे सॉल्व करते करते 0 हो जाए, बड़ा मज़ा आता है। तो ए एक्स बी एक्स, यहाँ पर क्या हो गया 0, यहाँ पर क्या हो गया 0। अब आगे के जो हमारे टर्म्स थे उनमें भी इसी तरह की चीज़ आएगी। देखो क्या होगा, ए एक्स आई, जब बी एक्स आई में डॉट हुआ तो क्या बचा, ए एक्स बी एक्स। जब ए एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के में हुआ तो क्या हो गया 0। तो सिमिलर चीज़ तब होगी जब हम ए वाई जे को मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई जे बी एक्स आई, तो क्या आएगा इधर जे डॉट आई 0 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, यानी कि इधर क्या हमें मिलेगा, ए वाई बी वाई, और ये दोनों हो जाएंगे 0। ठीक है, यानी इसका इनके और इनके साथ स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर ए जेड के को ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तो क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा ए जेड के डॉट आई 0, ए जेड के डॉट जे वो भी 0, ए जेड के डॉट बी जेड के तो वो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा ए जेड बी जेड। ठीक है, तो अल्टीमेटली 3 ही टर्म बचेंगे। तो 9 आए थे उसमें से 6 टर्म तो 0 हो गए, बचे फाइनली 3 ही। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, जब तुम आगे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला जो हमने अभी डिस्कशन किया है, उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग जो हमारा डायरेक्ट फार्मूला है वो ये आ रहा है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आ गया हमारा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला ये है, यानी कि आई वालों के साथ मल्टीप्लाई करो, जे वालों को जे वालों के साथ, के वालों के साथ, बट इधर आई जे के नहीं होगा, बिकॉज डेफिनीशन के अकॉर्डिंग ए डॉट बी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, तो स्केलर क्वांटिटी में आई जे के नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करने बोला गया फिर भी इधर राइट साइड में आई जे के लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखो ऐसे अगर अब भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि 2 वेक्टर्स हमने ले लिए कोई कंपोनेंट फॉर्म में, मान लो ए वेक्टर था 2i माइनस जे प्लस के, चलो 2 के यहाँ ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एग्जांपल में क्या है। तो बी वेक्टर लिया हमने, मान लो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सपोज ये 2 वेक्टर्स हमने ले लिए, अब इनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी करना है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, तो आई वाले को आई वाले में मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, ए एक्स बी एक्स क्या कहलाते हैं, कोफिशेंट, ये आई का कोफिशेंट ए एक्स, इसमें आई का कोफिशेंट बी एक्स, विद साइन मल्टीप्लाई करना है, ये भी ध्यान रहे। ठीक है, विद साइन मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आई का कोफिशेंट 2 है, यहाँ पे आई का कोफिशेंट यानी बी एक्स कितना है, यहाँ 1 है, दिखाई नहीं दे रहा है बट 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हुआ 2, इधर क्या हुआ -1 और इधर क्या हुआ +2, तो हो जाएगा क्या -2, इधर क्या है +2 और इधर -3, तो क्या हो जाएगा -6। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा 2 - 8 = -6। ठीक है, यहाँ पर देखो आई जे के कुछ नहीं आया, यानी कि स्केलर क्वांटिटी आ गया। ठीक है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। 2 वेक्टर्स को आई जे के में दिया है, मतलब ये वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स को प्रोडक्ट किया, एक स्केलर क्वांटिटी आ गया, मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर कोई 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल पता करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं,
अगर एंगल पता करना हो दो वेक्टर्स के बीच में तो भी उसमें स्केलर प्रोडक्ट काम आता है। ठीक, कैसे? टू फाइंड एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। ठीक है, अगर दो गिवन वेक्टर्स हैं उनके बीच में अगर एंगल पता करना है तो उसमें भी स्केलर प्रोडक्ट हमारे काम आता है। कैसे? अभी हमने पढ़ा था कि अगर ए डॉट बी किया तो मिलेगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो, क्या होगा? ए डॉट बी बाय ए बी। दोनों बातों में अंतर है। ए डॉट बी लिखा है मतलब ए और बी वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, ए बी का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो इसकी हेल्प से हम एंगल पता कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय ए बी। तो इसको हम यूज़ करके देख लेते हैं। यही दोनों वेक्टर ले लो एग्जांपल के लिए। और कोई अगर बोले कि दो वेक्टर हैं, एक ये और एक ये, इनके बीच में एंगल कितना वो बताओ। तो हमने जो अभी अभी फार्मूला पढ़ा है इसी को यूज़ कर लेंगे। ये है हमारा फार्मूला। ठीक, तो इसमें क्या करना होगा? कॉस थीटा हमें निकालना है, तो ए डॉट बी निकालना है, तो हमने वो ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। ए और बी निकालना है। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हमें पहले निकाल के रख लेना है, फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये जगह है ना, यहीं पे निकालते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए क्या होगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई जे के फॉर्म में अगर दिया हो, ये बार बार हम बात बोल रहे हैं, इसको याद कर लेना। अब तक याद हो भी गया होगा इतने बार बोले तो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 4 + 1 + 4 यानी कि हो गया √9 यानी कि 3। ठीक है, ये ए आ गया। ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली बी निकालेंगे। बी मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? ये 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + -3 का स्क्वायर। तो आ गया क्या? 1 + 4 + 9 यानी कि √14। ठीक, √14 ये बी आ गया, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब इनके बीच में कितना एंगल है निकल आएगा। कैसे? कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए बी। ठीक है, ए डॉट बी हमारा निकला रखा है यहाँ पहले से -6, तो -6। ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड यानी कि √14। तो आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, कुछ नहीं है, -2/√14। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मतलब कॉस थीटा है, आंसर नहीं है। थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस इनवर्स -2/√14। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से कोई भी दो वेक्टर्स गिवन हैं उनके बीच में हम एंगल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट के बारे में ऑलमोस्ट पूरी बात हो गई। अगर कुछ रह गया होगा तो उसको आगे डिस्कस कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से एक वेक्टर क्वांटिटी अगर मिले तो कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।